जय हिंद साथियों। अपन हाई कोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ और दोनों वीडियो में अपन ने देखा था, एक में तो राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में, तो राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा था, और एक था हाई कोर्ट के बारे में केवल। तो राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में क्या पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, थोड़ा सा अपन डिवाइज कर लेते हैं, उसको मोटा मोटा देख लेते हैं कि क्या क्या था उसमें। तो फर्स्ट वीडियो में था अपन ने कि राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 29 अगस्त 1949 को हुई थी। उसके प्रथम जज कौन थे, ये देखा था। फिर उसके बाद में देखा था कि अधिकतम कार्यकाल किसका था, सबसे कम कार्यकाल कौन से न्यायाधीश का था, ये था, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे हुए थे, इसलिए अपन ने इसके बारे में चर्चा की थी। फिर वर्तमान स्थिति के अंदर कितने न्यायाधीश बन चुके हैं, अधिकतम कितने हो सकते हैं, ये सब पढ़ा था। और एक जैसे राजस्थान हाई कोर्ट का मेन जो मुख्य ब्रांच है वो कहाँ पर है, जोधपुर में है, और एक खंडपीठ है वो जयपुर में है। 1977 के अंदर यहाँ पर स्थानांतरित की गई थी। वर्तमान में 35 न्यायाधीश हैं। वर्तमान में कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं है। जो लास्ट में थे 40वें नंबर के थे, पंकज मित्तल थे, उनको सुप्रीम कोर्ट पे स्थानांतरित कर दिया गया है। अभी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है। ये सब पढ़ा था। और फिर इसके बाद में पढ़ा था अपन केवल हाई कोर्ट के बारे में, कि हाई कोर्ट का उल्लेख संविधान में कहाँ मिलता है। तो संविधान के अंदर मिलता है, भाग 6 के अंदर है। और हाई कोर्ट के बारे में आर्टिकल 214 से लेके और 231 तक है। इससे पहले अपन 214, 215, 216, 17, 18, 19 तक पढ़ा था। 216 अपन उसका भी रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा, कि क्या क्या पढ़ा था अपन ने इससे पहले। तो आर्टिकल 214 बोलता है कि राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। आर्टिकल 214 के अंदर ये था। 215 के अंदर ये था कि अभिलेखीय न्यायालय होगा। तो 200 मैंने बताया था कि 215 है ना आर्टिकल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अभिलेखीय न्यायालय का वर्णन कहाँ मिलता है, कौन से आर्टिकल में, सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अभिलेखीय न्यायालय का वर्णन आर्टिकल नंबर कौन से में है। तो आर्टिकल नंबर 214, 215 में अभिलेखीय न्यायालय होगा। फिर इसके बाद में देखा था अपन ने आर्टिकल 216। 216 के अंदर था उच्च न्यायालय का या हाई कोर्ट का गठन गठन किस तरह से होगा, ये था। फिर था 217, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर हाई कोर्ट के बारे में, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, नियुक्त कौन करेगा, ये सब पढ़ा था। 217 के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति था। फिर 218, कि 218 में ये था कि जो उच्च न्यायालय है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन कार्य करेगा, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जो नियम है ना वो उस पर लागू होंगे। 218 में ये था। 219 में थी शपथ, कि न्यायाधीशों शपथ कौन दिलाता है, तो न्यायाधीशों शपथ राज्यपाल दिलाता है। लेकिन राज्य नियुक्त कौन करता है उनको, तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्य का राज्यपाल दिलाता है। इतना अपन ने पढ़ लिया था पिछले 2 वीडियो में। आज पढ़ेंगे आगे, उससे आगे, और आज हाई कोर्ट पूरा पढ़ लेंगे अपन। और ये जैसे आरएस हो गई, इसके हिसाब से ईओआरओ है। ईओआरओ में दे रखा है सीधा सीधा सिलेबस, कि हाई कोर्ट दे रखा है। ईओआरओ की सिलेबस की बात करेंगे, 80 नंबर का जीके आएगा उसमें। 120 नंबर का पेपर है। 120 में से 40 नंबर की हो गई नगर पालिका अधिनियम, और उसके बाद में हो गया क्या नाम है, 80 नंबर की जीके हो गई। तो उसके अंदर है ना पॉलिटी दे रखी है, पॉलिटी इंडिया की भी दे रखी है और राजस्थान की भी दे रखी है, और हाई कोर्ट भी दे रखा है। हाई कोर्ट है, आरपीएससी है, विधानसभा है, राज्यपाल है, मंत्रिमंडल है, ये सब दे रखा है, पंचायती राज भी है। तो आज अब बात करेंगे अपन आगे। हाई कोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे। हाई कोर्ट के अंदर 219 आर्टिकल पढ़ लिए थे अपन, 214 से लेकर 219 तक। आज है 220 आर्टिकल 220 ये बोलता है कि जो न्यायाधीश है ना, मुख्य न्यायाधीश, जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, वो सेवानिवृत्ति के बाद में ना अपन से जो नीचे न्यायालय है ना, जैसे उच्च हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट के नीचे जो जिला न्यायालय है, सेशन कोर्ट है, उनमें प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उनमें वहाँ वहाँ वो कार्य नहीं कर सकते, उन पर प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 220। मतलब कार्य बहाली पर प्रतिबंध लगाता है ये। वो हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के जो है ना वो अपने नीचे नहीं आ सकते वापस। ये उन पे प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 220 न्यायाधीशों पर। फिर है आर्टिकल 221 वेतन और भत्ते। तो अब बात करेंगे मुख्य न्यायाधीश वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है, तो इनके निर्धारित करता है संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। ये संसद करती है, विधानसभा नहीं करती है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि इनके वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है, तो संसद द्वारा निर्धारित होते हैं, और समय समय पर इनमें इंक्रीज होता रहता है, सैलरी में बढ़ोतरी होती है। बाकी इनको सरकारी सुविधाएं सब मिलती है, कि इनको सरकारी आवास मिलता है, मेडिकल सुविधाएं मिलती है, गाड़ी मिलती है, और जो भी
जो भी सब सुविधा होती है वो होती है। बाकी सैलरी इंक्रीज समय समय संसद द्वारा की जाती है। तो वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो संसद द्वारा होता है, ये राष्ट्रपति नहीं करता, संसद द्वारा होता है। फिर इसके बाद में अपन देखें कि वेतन और भत्ते की से इनको जो पेंशन मिलती है, तो पेंशन मिलती है इनको, पेंशन जो जिस समय ये रिटायरमेंट लेते हैं ना, जैसे मान लो जनवरी में रिटायरमेंट लेंगे कोई भी, तो जो जनवरी के महीने में जो सैलरी होती है ना, उसका 50% इनको पेंशन के रूप में मिलता रहता जब तक रहता है। ये हो गई उनके वेतन और भत्ते। फिर है आर्टिकल 222। 222 है कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण। तो जैसे राजस्थान के न्यायाधीश हैं, तो उनका स्थानांतरित कौन करेगा, उनका ट्रांसफ़र कौन करेगा? तो वो राष्ट्रपति द्वारा होता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? ये करता है जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है ना, उसकी सलाह पर राष्ट्रपति इनका स्थानांतरित करता है। और स्थानांतरित कैसे कर सकते हैं कि जैसे राजस्थान हाई कोर्ट है, तो इनका स्थानांतरण यहाँ के मुख्य न्यायाधीश का अदर स्टेट पे कर देंगे या सुप्रीम कोर्ट में कर देंगे। जैसे अभी यहाँ की बात करें अपन, जो पंकज मित्तल थे, 40वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, तो जनवरी के अंदर उनको स्थानांतरित कहाँ कर दिया? सुप्रीम कोर्ट में हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन गए वो। तो वो किसने किया? तो वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसकी सलाह पर? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उनका स्थानांतरित किया जाता है। तो आर्टिकल 222 है कि न्यायाधीशों का स्थानांतरित राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर किया जाता है। वो कहीं पे भी कर सकते हैं, जैसे कि राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा अदर किसी में भी, असम में गुवाहाटी में जा सकते हैं, कोलकाता हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, कहीं पे भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इनका राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। फिर आर्टिकल 223। तो 223 में है कि कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति। तो कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होती है। कार्यवाहक न्यायाधीश कौन, क्या होता है और कौन होता है, मतलब इसका क्या कार्य होता है? तो जैसे मान लो अभी अपन राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में अभी पंकज मित्तल थे न्यायाधीश, उनका ट्रांसफ़र हो गया सुप्रीम कोर्ट में। अब अभी यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश कोई भी नहीं है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी के लिए जो उनके कार्य होता है उनका निर्वहन कौन करता है? तो उसके लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, मतलब अस्थायी रूप में। अपन जैसे नॉर्मल बात करें कि घर में मुखिया होता है, तो मुखिया अगर मान लो कहीं बाहर चला जाता है या तो उसके बाद में वो अपने घर जिम्मेदारी किसी को सौंप के जाता है, लेकिन वो मुखिया नहीं होता, वो कार्यवाहक होता है, तो उसके बाद जिम्मेदारी होती है। वैसे ही मुख्य न्यायाधीश जब स्थानांतरित होता है या कहीं बाहर होता है, तो वहाँ पर कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। तो आर्टिकल 223 के अंदर है कि कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति। जैसे अभी राजस्थान में बात करें कि अभी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो कार्यवाहक है मनिंदर मोहन सिंह है। वो पंकज मित्तल के स्थान पे उनको कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। जब तक रहेंगे तब तक सेंटर से संसद द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान मुख्य न्यायाधीश नियुक्त नहीं हो जाते, तब तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। फिर है आर्टिकल 224। 224 के अंदर ये है अतिरिक्त या कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। अतिरिक्त, अब जैसे कार्यवाहक तो हो गया कि मुख्य न्यायाधीश नहीं है, अब अतिरिक्त की जरूरत क्यों पड़ेगी अपन को? कि दो मतलब अतिरिक्त की जरूरत पड़ती है जब या तो कार्यभार अधिक बढ़ जाए या फिर जो कार्य पेंडिंग चल रहे थे ना वो ज़्यादा हो जाए, तो उनको निपटाने के लिए या उनको जल्दी सोल्व करने के लिए जो न्यायाधीश लगे हुए हैं उनके अलावा अतिरिक्त और न्यायाधीशों की नियुक्ति की जरूरत पड़ जाती है। कभी कभी होता है ऐसा कि ज़्यादा काम हो जाता है, तब अतिरिक्त न्यायाधीश लगवाने पड़ते हैं, तो वो भी राष्ट्रपति द्वारा होते हैं। ये भी राष्ट्रपति द्वारा, तो कार्यवाहक भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। और ये अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है, वही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सिफारिश पर ये सब किया जाता है। तो कार्यवाहक और अतिरिक्त, तो कार्यवाहक तो हो जाता है कि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तब कार्यवाहक, और जब काम अधिक बढ़ जाता है, कार्य पेंडिंग पे चल रहे हैं, केस पेंडिंग पे चल रहे हैं, उनको सोल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति जरूरत पड़ती है, तब ये होता है। इसमें आर्टिकल 224 में प्रावधान है। फिर है एक 224A जोड़ा हुआ है इसमें कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति। अब क्या होता है कि जैसे कभी कभार जैसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश है तो उनको वापस बुला लिया जाता है काम ज़्यादा होने की वजह से, या कार्य पेंडिंग में चल रहा है, तब उनको जो न्यायाधीश रिटायरमेंट ले लेते हैं ना, उनको वापस बुला लिया जाता है कि आप आइए,
आपको उनको वही सुविधाएं मिलती है जो कार्य पर रहते हैं ना, उनके अनुसार उनको सैलरी ये सब मिलता है। तो उनको कुछ समय के लिए होता है। जैसे अपन बात करें अतिरिक्त और ये कार्यवाहक न्यायाधीश है ना, इनकी नियुक्ति अधिकतम 2 साल तक हो सकती है। 2 साल तक इनको रखा जा सकता है। ये प्रावधान है संविधान के अंदर। इनकी नियुक्ति अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति 2 साल तक हो सकती है। ये सब हो गया। फिर है आर्टिकल 225। 225 के अंदर क्षेत्राधिकार है कि जो हाई कोर्ट है ना, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट है, इसका क्षेत्र अधिकार कौन है, तो ये कौन निर्धारित करता है, ये भी संसद द्वारा निर्धारित होता है। तो आर्टिकल 225 में क्षेत्राधिकार हो गया। फिर है सबसे इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 226। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये रिट जारी करता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करती है, वो सबको पता होता है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं तो वो सबको बताते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के बारे में भी, हाई कोर्ट के पास भी वो अधिकार हैं जितने सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट से कभी कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा अधिकार है इसके पास। क्यों है? क्योंकि जो आर्टिकल 32 है ना, वो मूल अधिकार है। और मूल अधिकारों को जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है ना, तो उनको निलंबित किया जा सकता है। और जब उनको निलंबित कर दिया जाता है तो वो आर्टिकल 232 निष्क्रिय हो जाता है। उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं होती है रिट जारी करने की। लेकिन आर्टिकल 226 है ना, ये मूल अधिकार नहीं है, ये संवैधानिक है, ये संवैधानिक अधिकार है अपना। तो ये हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट का जो पावर होता है ना, वो निलंबित नहीं होता है। राष्ट्रीय आपातकाल लागू है ना, तो भी ये रिट जारी कर सकती है। ये चीज़ ध्यान रखना है अपन को कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहता है ना, तब सुप्रीम कोर्ट रिट जारी नहीं कर सकती, क्योंकि वो 32 मूल अधिकार है और मूल अधिकारों को रोक लगा सकती है संसद। लेकिन जो संवैधानिक अधिकार है ना, उन पर रोक नहीं लगता। तो आर्टिकल 226 संवैधानिक है। तो इस मामले में ना सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट थोड़ी ऊपर है, क्योंकि वो रिट जारी कर सकती है, राष्ट्रीय आपातकाल में नहीं कर। अब रिट जारी कौन से मुद्दों पर कर सकती है? 5 है। बंदी प्रत्यक्षण, एक तो ये। दूसरा है परमादेश। तीसरा है उत्प्रेक्षण। चौथा है प्रतिषेध। और पांचवा है अधिकार परीक्षा। इन पांचों की रक्षा के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों रिट जारी करती है। तो इस स्लाइड में अपन ने देखा है कि आर्टिकल 220 पर यह है कि न्यायाधीशों की बहाली के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते वो, मतलब नीचे अपने जो हाई कोर्ट के जज सेशन कोर्ट या जिला न्यायालय पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। फिर है आर्टिकल 221 वेतन और भत्ते। तो वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होते हैं और समय समय पर उनकी बढ़ोतरी की जाती है। फिर है 222 न्यायाधीशों का स्थानांतरण। तो न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर करता है? ये करता है मुख्य न्यायाधीश सलाह पर। कमेटी होती है, 4 जजों की कमेटी होती है, फिर उसमें वो डिसीजन किया जाता है और राष्ट्रपति ऑर्डर जारी करता है। फिर 223 कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्ति। कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्ति कब होती है? जब मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है, तो उसके या वह ये स्थानांतरित हो जाता है, या उसका स्थान खाली हो, या फिर वो अनुपस्थित हो, छुट्टियों पर चल रहा हो, तब भी कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्ति होती है। फिर एक कार्यवाहक के अलावा भी अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्ति। जैसे मान लो ज़्यादा काम आ गया या काम ज़्यादा पेंडिंग चल रहा है, अब उनको सॉर्ट आउट करना है, तब अतिरिक्त न्यायाधीश होती है। फिर है सेवानिवृत्तों की चॉइस एम है। ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों 223 224। फिर 225 क्षेत्राधिकार कि हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार कौन होगा, क्या क्या होगा, तो वो भी संसद तय करती है। और फिर है इंपॉर्टेंट 226 रीट जारी करने का अधिकार। तो रीट हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत रीट जारी कर सकती है? तो 226। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है 32 आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकती है। और हाई कोर्ट कौन से के तहत? तो 226। एक मैंने पहले बताया था कि आर्टिकल 215 अभिलेखीय न्यायालय, ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। और 226 तो इम्पोर्टेंट है ही है, ये तो मतलब ज़्यादा संभावना 215 226 इनकी ज़्यादा रहती है। और अगर ई ओ आर एस है, इनमें तो सभी इंपॉर्टेंट है अपनी जगह। ऐसा कुछ नहीं है कि ये ही पूछा जाए, कुछ भी पूछ सकते हो। इसलिए अपन को सब कुछ पढ़ना पड़ता है, सबको ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट देख लिया, ये काम हो जाए, काम नहीं होता उसमें। फ्री में हो सकता है, लेकिन मेंस के लिए तो आपको सब कुछ पढ़ के फिर उसी के हिसाब से तैयारी रखनी पड़ती है।
इस स्लाइड में ये, आगे स्लाइड में देखेंगे अपन आर्टिकल 227, 28, 29, 30। आज हाई कोर्ट आज कंप्लीट हो जाएगी आज। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फिर है आगे आर्टिकल 226 था रीट जारी करने का अधिकार। फिर है 227 में है कि उच्च न्यायालय का सभी न्यायालयों पर अध्यक्षण शक्ति होगी। कि जैसे इसको ये समझ सकते हैं आर्टिकल 227 में कि जैसे राजस्थान हाई कोर्ट है, तो राजस्थान हाई कोर्ट है, इसके अलावा इसमें सेशन कोर्ट भी है, जिला न्यायालय भी है। तो उन सब पे अधिकार किसका होगा, अधिकार हो तो वो होगा हाई कोर्ट का होगा। किसका होगा, तो उच्च न्यायालय का सभी न्यायालयों पर अधिकार होगा या अधिकार करने उसके अंडर में रहेंगे। ये सब कहना चाह रहा है ये 227 में। फिर 228 आर्टिकल 228 बोल रहा है कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण। अब कुछ मामले से जैसे मान लो राजस्थान हाई कोर्ट है, तो सेशन कोर्ट में है या जिला न्यायालय में कुछ मामले पेंडिंग चल रहे हैं, तो उनको डायरेक्ट सुनवाई कर सकती है हाई कोर्ट। कुछ मामले से होते हैं विशेष, तो उनको डायरेक्ट मंगवा सकती है अपने पास और उन पर डायरेक्ट सुनवाई कर सकती है। आर्टिकल 228 ये शक्ति देता है हाई कोर्ट को कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालय को अंतरण है, यानी उनमें उनकी देख रेख कर सकती है कि जैसे उनको डायरेक्ट होता है। एक तो होता है कि जैसे पहले अपन सेशन कोर्ट में गए, अपील दायर करते हैं, फिर वहाँ से केस होने के बाद में मान लो अपन वहाँ अपने पक्ष में डिसीजन नहीं आया, तो अपन फिर जाते हैं जिला न्यायालय, फिर जाते हैं हाई कोर्ट, फिर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो कुछ ऐसे मामले भी होते हैं कि हाई कोर्ट की जैसे सेशन कोर्ट में चल रहा है, तो उसको डायरेक्ट हाई कोर्ट अपने पास मंगवा सकती है। फिर है आर्टिकल 229, इसके अंदर है कि अधिकारी, जैसे हाई कोर्ट में अधिकारी हैं, सेवक हैं, वे हैं कि अधिकारी हो गए, सेवक मतलब हो गए कि कर्मचारी, एलडीसी, यूडीसी, ये सब होते हैं भाई। इनके जज के अलावा भी तो अधिकारी होते ही हैं, फाइलों को देखने वाले ये सब, वो उनके बारे में उल्लेख किया गया है कि खर्चे, ये क्या नाम है, हाई कोर्ट के खर्चे, उनके सबके बारे में आर्टिकल 229 के बारे में बताया गया। फिर है आर्टिकल 230 की अधिकारिकता का संघराज्य क्षेत्र विस्तार। मतलब ये हो गए उच्च न्यायालय के जो जितने भी अपने अधिकार है ना, उनका विस्तार कौन कर सकता है या कितना विस्तार रहेगा, तो ये संसद द्वारा होता है। ये संसद द्वारा इसका क्षेत्र, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट है, तो संसद है ना, संसद तो लगता है कि ये इसका अधिकार क्षेत्र कम करना है तो वो कम कर सकती है। इसको बढ़ाना है, जैसे अपने बात करें कि राजस्थान हाई कोर्ट को हरियाणा के अंदर कुछ और हिस्सा बढ़ाना है, तो संसद बढ़ा सकती है ये। तो संसद के पास में ये शक्तियाँ हैं कि अधिकारिता के संग्रह के क्षेत्र का विस्तार करना है, उच्च न्यायालय के अधिकारों का विस्तार करना, आर्टिकल 230 है। फिर है आर्टिकल 231, 200 इसको अपन रिलेट करेंगे 214 से। 214 में था कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा या प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, ये पढ़ा था। अब इसमें यह है कि एक उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों का हो सकता है, कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। आर्टिकल 231 में ये बोला गया है कि आर्टिकल 231 में, 214 में तो था कि आर्टिकल 214 में था कि हाई कोर्ट होगा एक, लेकिन 231 में यह बोला गया है कि 2 या 2 से अधिक, जैसे अपन बात करें कि गुवाहाटी है असम में तो वो वहाँ पर 2-3 राज्यों का एक ही हाई कोर्ट है। जैसे ये केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता के अधीन में आते हैं, इनमें खुद में नहीं है। तो ये सब 2 या 2 से अधिक, ये आर्टिकल 231 है। तो अब ये हो गया हाई कोर्ट आज कंप्लीट हो गई है। इसमें अपन देखें कि राजस्थान एक तो जो फर्स्ट क्लास थी वो इम्पोर्टेंट थी, वो राजस्थान हाई कोर्ट से संबंधित थी। राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में पूरा उसमें मैंने पूरा बताया है कि कितने जज हो सकते हैं, वर्तमान में कौन है अभी तक। फिर पढ़ा था अपने आर्टिकल 214 इम्पोर्टेंट है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। 215 इम्पोर्टेंट है अभिलेख न्यायालय। 217 था नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है। फिर है 219 शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाता है ये राज्यपाल दिलाता है। और त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, तो ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। फिर पढ़ा था अपन ने 220, 21, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है 226 आर्टिकल 226 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रीट जारी करने का अधिकार। और अपन ने ये भी देखा है कि कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा शक्तियाँ रीट जारी करने के मामले में राजस्थान ये हाई कोर्ट के पास है। क्यों है, क्योंकि आर्टिकल 232 है ना, केवल मूल अधिकार में आता है वो,
और जब राष्ट्रपति शासन लगता है ना तो मूल अधिकारों निलंबित किया जाता है, तो फिर वो निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन ये संवैधानिक अधिकार है अपना 226, इसलिए हाई कोर्ट थोड़ी पावरफुल रहती है रीट जारी करने में। फिर पढ़ा था अपन ने ये 231 वाला कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। तो ये 3 वीडियो बने हैं हाई कोर्ट के। और अब हाई कोर्ट के बाद में अपन देखेंगे राष्ट्रपति या राज्यपाल या ये विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर है आप, और अपने ओपिनियन बताएं, क्योंकि ये अभी शुरुआत चल रही है। ये शुरुआत में पढ़ाने में चीज़ें पढ़ के फिर सामने बोलते हैं, कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, जो चीज़ पढ़ते हैं वो नहीं बोल पाते। तो ये चीज़ें अभी शुरुआती दौर है इसमें, तो सुधार मैं कर रहा हूँ हर क्लास में। कोशिश ये रहती है कि अपन थोड़ा सुधार करते रहें, अपना बेस्ट देते रहें, कैसे क्या दे सकते हैं ये सब। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।